बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल्स ऑफ लिम्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बड़ा कह लें बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्नोलॉजी के कोर्स के अंदर। इससे पहले जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास लिम्नोलॉजी की है, इस टॉपिक से से हम लोग जो हैं वो उनको कंप्लीट करेंगे, सम अप करेंगे। तो इस लिहाज से हमारे साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पूरे के पूरे लेक्चर को सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी। और इसके साथ साथ और बहुत सारा कंटेंट जो है वो आने वाला है विद इन मंथ और सो। 9th क्लास की केमिस्ट्री है, 9th क्लास की बायोलॉजी है, 10th क्लास की बायोलॉजी, 10th क्लास की केमिस्ट्री है। रिवर कंटिन्यूम concept RCC describes the entire river system as a continuously integrating series of physical gradients and associated biotic adjustments as the river flows from headwater to the mouth। यानी कि ये कॉन्सेप्ट अगर हम सादा अल्फाज में बिल्कुल इसको उर्दू में समझने की कोशिश करें तो ये बुनियादी तौर पर ये साबित करते हैं कि दरिया पूरे का पूरा, चाहे वो जितने भी माइल्स ऑफ या किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल हो या माइल्स पर मुश्तमिल हो, लेकिन उनके बावजूद भी वो पूरे का पूरा एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। जहाँ से वो पैदा होता है पहाड़ों की ग्लेशियर से या बर्फ़ के मेल्ट होने से, जहाँ पर वो पैदा होता है वो पोर्शन, वो रीजन हेड वाटर कहलाता है। और जहाँ पर वो समुंदर से मिलता है उसको माउथ कहते हैं। तो ये दोनों पोर्शंस के दरमियान यानी कि टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू द बॉटम पूरे के पूरी रिवर जो है या रिवराइन सिस्टम जो है, पूरे के पूरी एंटिटी, पूरे के पूरा जो स्ट्रीम है वो सिंगल एंटिटी, सिंगल यूनिट के तौर पर यूज़ होती है। इसके फिजिकल फीचर्स भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनके साथ एसोसिएटेड बायोटिक और केमिकल कंपोनेंट्स या फीचर्स भी एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। Within the stream system, the longitudinal connectivity refers to the pathways along the entire length of the stream। यही बात मैं आपको बता चुका। पूरी की पूरी लेंथ वाइज जो सिस्टम है पूरे का पूरा, तमाम चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। एज द फिजिकल ग्रेडियंट चेंजेस फ्रॉम सोर्स टू द माउथ, सोर्स जहाँ से वो पैदा हो रहा है और माउथ जहाँ पर वो समुद्र में शामिल हो रहा है। केमिकल सिस्टम्स एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज शिफ्ट एंड चेंज इन रिस्पॉन्स। जो केमिकल सिस्टम्स और बायोलॉजिकल जो इसमें प्रोसेसेस हैं या फैक्टर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो भी चेंज होती हैं। रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू दिस लीनियर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूम टू हैबिटेट्स, जो कि हैबिटेट के साथ होता है कनेक्टेड या कंटिन्यू। इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मेटल्स एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये तमाम सिस्टम ना कि सिर्फ ऑर्गेनिक बल्कि तमाम चीज़ें इसके साथ जो एसोसिएटेड होती हैं वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पर या सिंगल इंटीग्रेशन के तौर पर, एसोसिएशन के साथ चलती हैं। यहाँ पर करेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हेड वाटर वुडलैंड स्ट्रीम हैज स्टीप ग्रेडियंट्स विद रिफर्स रैपिड्स एंड फॉल्स। यानी कि जो टॉप ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ग्लेशियर, जहाँ से जो है वो रिवर स्टार्ट हो रहा है, वो वाला पोर्शन जो है उसमें आमतौर पर ग्रेडियंट तफरीक काफ़ी कम होती है और वाटर जो है वो यहाँ पर फॉल्स वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। सनलाइट इज लिमिटेड बाय ओवरहैंगिंग ट्रीज, आमतौर पर उस जगह पर जो सूरज की रोशनी होती है वो कम आ रही होती है, सो फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज मौजूद होते हैं अपसाइड डाउन, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि सनलाइट कम नीचे पहुँचती है तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो कम होती है। एनर्जी कम्स इंस्टेड फ्रॉम लीव्स एंड वुडी मटेरियल्स फॉलिंग इनटू द स्ट्रीम। तो जो एनर्जी उसमें आती है वो आमतौर पर वो लीव्स और वुडी मटेरियल जो कि स्ट्रीम में गिरता है उनकी डिकम्पोजिशन से हासिल होती है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी खुश्की से आने वाला ऑर्गेनिक मैटर है लीव्स की सूरत में, लीटर की सूरत में, वो सारे के सारे को ये डिकम्पोज करेंगे और एनर्जी हासिल करेंगे। वाटर इज कूल्ड बाय स्प्रिंग्स एंड ऑफन सपोर्ट्स ट्राउट। यहाँ पर जो है वो पानी आमतौर पर चश्मों के पानी की वजह से ठंडा होता है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मेजर स्पीसीज है फिश की वो ट्राउट स्पीसीज है। इन द मिड रीचेस, दरमियानी इलाकों में द ग्रेडियंट डिक्रीजेज, अब फर्क जो है वो कम होता चला जा रहा है। एंड देयर आर फ्यूअर रैपिड्स एंड फॉल्स, और रैपिड्स और फॉल्स जो हैं वो ज़रा कम हो जाते हैं। ये आगे डिटेल में आ रहे हैं तो वहाँ पर ये बात एक्सप्लेन हो जाएगी अच्छे से। द स्ट्रीम इज़ वाइडर, सनलाइट रीचेज द वाटर अलाउइंग ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। अब यहाँ पर जो स्ट्रीम है या जो बेसन है वो ज़्यादा चौड़ा है जिसकी वजह से, और जो सनलाइट है वाइड चौड़ा है, सूरज की रोशनी पानी तक पहुँच पा रही है जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर होगी बनिस्बत के हेड वाटर जो टॉप ऑफ द वुडलैंड। इंसेक्ट फीड ऑन अल्जी एंड लिविंग प्लांट्स, तो ये इंसेक्ट्स हैं वो
फीड करेंगे एल्गी और प्लांट्स पे, जबकि हेड वाटर पे वो लिटर पे या डिकम्पोज मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर उसमें शामिल हो रहा है, उससे फीड करें। द proportion ऑफ ग्राउंड वाटर टू रन ऑफ इज लोअर, सो स्ट्रीम टेम्परेचर्स आर वार्मर। जो ग्राउंड वाटर है ये आमतौर पर कम होता है इसमें, इसी वजह से टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर वार्मर होता है, और वैसे भी वाइडर है, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है। लार्जर स्ट्रीम स्पोर्ट्स अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेस। जो बड़ी स्ट्रीम्स हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स की और फिश की सपोर्ट करेंगी। बड़े दरिया जैसे दरिया गंगा जमुना है या दरिया सिंध है, तो ये लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर बॉडी को और ऑर्गेनिक बायोटा को, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे। रिवर ग्रोज एंड द ग्रेडियंट लेसन्स विद फ्यू रिफल्स एंड रैपिड्स। अब जो उतार चढ़ाव हैं या बल है वो कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिवर की ग्रोथ है, रिवर का साइज है वो बड़ा हो जाता है, और जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर इज इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो पहले हेड वाटर के ऊपर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आ रहा था क्योंकि पानी की मिकदार कम थी, तो वहां पर जो एडेड ऑर्गेनिक मैटर था वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जब हम मिड रीचेस की बात करते हैं। तो मिड रीचेस के अंदर क्योंकि साइज और वॉल्यूम वाटर बॉडी का, स्ट्रीम का, रिवर का बहुत बड़ा हो चुका है, अब जो टेरेस्ट्रियल ऐड होने वाला मैटर है या ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसका कंपैरिजन, उसका वॉल्यूम बहुत कम बन जाता है वाटर की निस्बत। एनर्जी सप्लाइड बाय डिजॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम अपस्ट्रीम रीचेस। ऊपर से आने वाली जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ये एनर्जी सप्लाई करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए और दूसरी लाइफ स्पोर्ट्स के लिए। Drifting phytoplankton and zooplankton contribute to the food base as does organic matter from food plains during flood places। तो जो फूड चेन्स हैं या फाउंडेशनल हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स और उनके साथ एसोसिएटेड जूप्लैंक्टन्स हैं, जो कि फूड बेस के तौर पर काम करते हैं, और इनके साथ ऑर्गेनिक मैटर्स भी इन केस ऑफ फ्लड। अगर फ्लड आ जाता है तो इन दैट केस जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बेस लाइन का काम करता है। इंक्रीजिंग टर्बिडिटी की वजह से सनलाइट कम हो जाती है टू द सी बैंड, काजिंग अ रिडक्शन इन रूटेड प्लांट्स। इस लेवल पर रूटेड प्लांट्स यानी कि जड़ों वाले प्लांट्स हैं उनकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो रूटेड नहीं है, जबकि फ्लोटिंग हैं या सबमर्ज प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हैं। बैक वाटर्स में एग्जिस्ट वेयर टर्बिडिटी हैज सेटल्ड एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर अबंडेंट। बैक वाटर्स वहाँ पर डिवेल्प होते हैं जहाँ पर टर्बिडिटी सेटल हो जाती है, पानी जो है वो स्टेबल हो जाए, तो वहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है और वहाँ पर रूटेड प्लांट्स जो हैं वो भी कॉमन हो जाते हैं। फिश स्पीसीज यहाँ पर जो कॉमन है वो ओमनीवोर्स होती हैं, एंड प्लैंकटन फीडर्स सच प्लैंकटन फीडर्स होते हैं, जिनमें कार्प्स हैं, बफलो फिश हैं, सकर्स हैं और पैडल फिश हैं। साइड फीडर्स आर लिमिटेड ड्यू टू टर्बिडिटी। यहाँ पर साइटेशन फीडर या विजन फीडर्स काफ़ी कम मिकदार में होते हैं, रीज़न इस जिनमें टर्बिडिटी है, DNR हेल्थी रिवर्स वगैरह। तो ये जो है ये एक छोटा सा दिखाया गया है, इसमें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हेड ऑफ है जिस जगह पर आमतौर पर हेड वाटर है, जहाँ पर जो है मंबा है जहाँ से पानी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से यहाँ पर देखें तो आपको बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज नजर आएंगे। इन ट्रीज की वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर पानी में शामिल हो जाता है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता चला जाता है, और वास्कुलर हाइड्रोफाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे उसका बेसन वाइडर होता जा रहा है, यहाँ पर देखें तो कई सारे जो हैं वो पाथवेज आपस में मिल रहे हैं। जैसे पानी जो है वो वाइडर होता जा रहा है, तो उसके अंदर जो टाइप ऑफ लाइफ है या ऑर्गेनिक मैटर उसकी मिकदार कम होती चली जा रही है, और जैसे जैसे वाइडर चैनल होता चला जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी उस इलाके की कम होती चली जाएगी। अब इस बात को ज़रा लोकली ज़रा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा इजी कंसेप्ट के साथ, ज़रा ये थोड़ा फाउंडेशनल लेवल आ जाएगा ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, RCC, ये फाउंडेशनल थ्योरी है लिम्नोलॉजी और स्ट्रीम इकोलॉजी के अंदर, जो एक्सप्लेन करती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक रिवर की, जो इसके सोर्स से लेकर इसके माउथ तक कंटिन्यूस होते हैं। ये सबसे पहले पेश किया था रॉबिन एल वेनोट ने और उसके कोलीग्स ने 1980s के अंदर, 1980 के अंदर। ये बड़ी रीसेंट ब्रांच है लिम्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस भी रीसेंट है, सो इसके अंदर जो पाए जाने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी बहुत कॉमन है, बहुत न्यू है, फ्रेशर्स है। रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें देखें यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर जो टाइप ऑफ लाइफ हेड वाटर में पाई जा रही है, यहाँ पर इंसेक्ट लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और वो इंसेक्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने वाले। मिडल रिवर के अंदर जो पाई जाने वाली ऑर्गेनिक लाइफ है या इंसेक्ट लाइफ है, वो आमतौर पर जो है वो प्लैंकटन फीडर्स
क्लास से ताल्लुक रखती हैं। जबकि लास्ट पे अब हम देखते हैं लोअर रीचेस के अंदर, तो वहाँ पर आमतौर पर जो है वो मजीद डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। डेफिनेशन कोर आइडिया आरसीसी डिस्क्राइब अ रिवर एज अ लॉन्गिट्यूडनल कंटिन्यूम, यानी कि इससे मुराद ये है कि पूरे का पूरा रिवर जो है वो एक सिंगल एक एक साख्त है, फर्द वाहिद जज्द वाहिद की तरह है। रिवर इज़ नॉट अ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पार्ट, एक दरिया कभी भी मुख्तलिफ हिस्सों का मजमुआ नहीं होता, मुख्तलिफ जो है वो कह ले तकसीम शुदा अज्जा का मजमुआ नहीं होता। बट आ कनेक्टेड एंड डायनामिक सिस्टम, बल्कि जुड़ा हुआ और वाबस्ता सिस्टम होता है एक दूसरे के साथ, रिलेशनल होता है, रेशनल होता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है इनका। कंडीशंस चेंज ग्रेजुअली एंड प्रिडिक्टिवली डाउनस्ट्रीम, जैसे जैसे जो दरिया है उसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा, उसका डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा अपने माखिज से, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें भी आने वाली तब्दीली, इनमें चेंजेस जो हैं वो बुनियादी तौर पर एनर्जी फ्लो की हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग की वजह से हो सकती हैं और कम्युनिटी के स्ट्रक्चर, यानी कि किस टाइप की वहाँ पर लाइफ आई जाती है, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी से वो एनर्जी हासिल कर रहे हैं और किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साइकिल हो रहे हैं इस जगह पर, डिपेंडिंग अपॉन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन दैट प्लेस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, as you move downstream the river ecosystem transforms in a continuous and organized way, पूरे का पूरा रिवर सिस्टम जो है वो एक कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो मैनेज्ड होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसे जैसे हम रिवर जो है वो उसकी मेन बॉडी की तरफ आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पर ये पहले भी डायग्राम एक तरीके से दिखाई गई थी, यहाँ पर एक और डायग्राम से इस बात को समझने की कोशिश की गई है। हम किसी भी रिवर को उसके 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं और चौथे पोर्शन में जो है वो फिर हेड वाटर रिवर्स, या आमतौर पर जो हेड वाटर स्ट्रीम्स, आमतौर पर हर दरिया जो है उसका स्टार्ट किसी ना किसी एक या मल्टीपल चश्मों के आपस में वाबस्ता होने से, जुड़ने से डेवलप होता है। अब ये सारे जो हैं चश्मे आमतौर पर यहाँ पर किस तरह की लाइफ पाई जा रही है, नेक्स्ट लेवल पर और उससे नेक्स्ट लेवल पर, प्रिंस ये सारी चीज़ें आगे डिटेल से आ रही हैं, इसलिए मैं ज़रा इनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आरसीसी में लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, बाय डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ी इलेबोरेट करेंगे। रिवर्स फ्रॉम हेड वाटर टू डाउन टू मिड स्ट्रीम एंड द लोअर रीचेस में तीनों पोर्शन, यानी कि तीनों मेजर पोर्शन जो मेजर पार्ट्स ऑफ रिवर हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अपस्ट्रीम प्रोसेस इज इफेक्ट डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम। बस याद रखने वाली बात ये है कि अपसाइड जो रिवर्स हैं या जो अपस्ट्रीम रिवर्स हैं, अगर उनके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आती है तो वो रिजल्टेंटली डाउनस्ट्रीम जो हमारे पास पोर्शंस हैं या रिवर बेड्स हैं, रिवर बेसन्स हैं, उनके अंदर आने वाली तब्दीली का बाइस बनते हैं। तो अब सबसे पहला हमारा प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी हो चुका। सेकेंड वन इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम इन डिफरेंट फॉर्म्स, कई जरियों से एनर्जी जो है वो ऐड हो सकती है। एलोक्थोनस और इनपुट, अगर लीव्स या वुड वगैरह, जैसे हमने हेड वाटर के अंदर देखा था कि वहाँ पर खुद की प्रोडक्टिविटी सिस्टम की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टेरेस्ट्रियल लीव्स और जो वुड है या दूसरा मटेरियल्स हैं, रेजिडुअल मटेरियल्स हैं, वो पानी में शामिल हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ का फूड चेन डेवलप हो रहा था। तो ये जो है ये एक टाइप है जी, एलोक्थोनस इनपुट इसको कहते हैं। सेकंड इज एटोक्थोनस, एटोक्थोनस प्रोडक्शन। इंटरनल प्रोडक्शन में अल्जी प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह शामिल हैं। तो ये सेकंड टाइप ऑफ, ये जो हमारा मिड रीचेस हैं और जो लोअर रीचेस हैं, इनके दौरान ये वाला सिस्टम होता है। आगे जी बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू लाइट अवेलेबिलिटी, फ्लो वेलोसिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर टाइप। अब जितने भी जानदार जिस भी एरिया में पाए जाएंगे, चाहे वो हेड वाटर में पाए जाएं, चाहे वो मिड रीचेस में पाए जाएं या वो लोअर रीचेस में पाए जाएं, तो उनमें यही 3 एबिलिटीज होंगी जिसकी वजह से वो कैटेगराइज हो पाएंगे या उन जगहों पर वो एडजस्ट हो पाएंगे। मिसाल के तौर पर लाइट अवेलेबिलिटी, जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर क्योंकि ट्रीज मौजूद हैं, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट अवेलेबिलिटी नहीं है और लाइट डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर उतनी कम मिकदार में होंगे। फ्लो, जबकि जो मिड रीचेज हैं या लोअर रीचेज हैं, वहाँ पर लाइट क्योंकि बॉटम तक भी जा रही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर टर्बिडिटी नहीं होगी तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लाइट डिपेंडेंस वो काफ़ी ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज फ्लो वेलोसिटी, जो वाटर है उसकी फ्लो वेलोसिटी, ये अपसाइड डाउन जो अपर पोर्शन हैं वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जबकि जैसे जैसे ये लोअर रीचेज की तरफ या मिड रीचेज तक पहुँचेगा, वेलोसिटी पानी की जो है वो काफ़ी कम होती चली जाएगी। तो जो वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी कैटेगराइज हो पाएंगे अपनी अपनी प्लेसेस पर जहाँ पर उनका सूटेबिलिटी बैठती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर टाइप।
जिस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में मौजूद होगा तो उस टाइप का वहाँ पर वो हो जाए। नेक्स्ट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। द रिवर मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन फिजिकल कंडीशंस एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। किसी भी एरिया की जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, फिजिकल कंडीशंस और बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, ये एक दूसरे के साथ रिवर एक बैलेंस डिवेल्प करके रखता है। जिस तरह की एबायोटिक कंडीशंस होंगी, सिमिलर कंडीशंस के एबायोटिक जो बायोटिक कंडीशंस है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं, वो उस किस्म की उस जगह पर इस्टेब्लिश हो जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बायोलॉजिकल इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी और तरह की हो और एबायोटिक कंडीशन से अगेंस्ट। यहाँ पर ये दोबारा से एक बात के साथ एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को, जहाँ पर ये हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो वाटर आ रहा है वो कई कई पोर्शन से जो है वो गुजरता हुआ जा रहा है और वहाँ पर जो है वो उस टाइप की लाइफ पाई जाती है। अब रिवर के हम जो है वो मेन स्ट्रीम्स की सेक्शंस की बात करेंगे या जोनेशंस की बात करेंगे। याद रखिएगा, इससे पहले हम जोन्स पॉन्ड्स के, लेक्स के कर चुके हैं, सी के भी जोनेशन हम कर चुके हैं, लेकिन रिवर की जोनेशन अब हम करेंगे तो ये उनसे डिफरेंट है थोड़ी बहुत। देखिए, इसमें सबसे पहला पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है हेड वाटर। अब हेड वाटर बुनियादी तौर पर क्या होता है, ये वो टॉप पोर्शन होता है जहाँ से दरिया डिवेल्प हो रहा होता है। वो नदी नाले हो सकते हैं, वो चश्मे हो सकते हैं, वो ग्लेशियर्स की मेल्टेड आइस हो सकती है जिससे डेवलप होने वाला पानी है, वो सारे का सारा पानी चश्मों की सूरत में, सोतों की सूरत में, छोटी छोटी नहरों की सूरत में, दरियाओं की सूरत में, आबशारों की सूरत में, फॉल्स की सूरत में वो मिल के एक सिंगल एंटिटी बना देता है जिसको हम दरिया कहते हैं। ये जो पोर्शन जहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद, झीलें मौजूद हैं, नदियाँ मौजूद हैं, या रास्ते छोटे बहुत पानी के मौजूद हैं, ये सारे हमारा हेड वाटर कहलाता है। सबसे पहला पोर्शन है हेड वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नैरो, शैलो एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है। पानी के कई रास्ते होते हैं, शैलोअर होता है, बहुत डीप नहीं होता है, क्योंकि जो पानी है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता। यहाँ पर जितनी देर तक वो जो पर आइस मौजूद है, बर्फ़ मौजूद है, जब तक वो मेल्ट होती रहेगी तब तक पानी दस्तयाब होगा। फिर नीचे पथरीली ज़मीनें हैं, ज़मीन है या पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हो सके ना, तो जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे, स्पीड नहीं होगी, जो डेप्थ है वो नहीं होगी, वाटर शैलो होगा और रास्ते नैरोअर होंगे और मल्टीपल होंगे। और ये पानी जो है वो फास्ट फ्लोइंग होगा, क्योंकि पहाड़ों की जो एंगल है, स्लोपीनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह जलान काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी के साथ मूव करे। ये जो पोर्शंस हैं ये हैविली शेडेड विद बाय वेजिटेशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन या प्लांट्स मौजूद होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं, लीव्स भी ऐड करते हैं, उनकी जो प्लांट्स की वुड है, ट्रीज़ की वुड है, वो भी ऐड होती है। और यही मेन सोर्स होता है वहाँ की प्रोडक्टिविटी का, जिसके ऊपर फीड करने वाले इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजर्स हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। लो सनलाइट जो है वो रिजल्टेंटली होगी लो फोटोसिंथेसिस। किसी भी जगह पर अगर सनलाइट की मिकदार कम होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इलाके की फोटोसिंथेसिस पे। यानी कि अगर लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ज़्यादा होने वाले, ये जितने भी उससे ऊपर वेजिटेशन बताई गई है, ये ट्रीज़ बताए गए हैं, वो सारे टेरेस्ट्रियल ट्रीज़ हैं जिनको पानी पहुँचाया जाता है। ये उस स्ट्रीम के अंदर मौजूद प्लांट्स नहीं थे, याद रखिएगा। लो सनलाइट लो फोटोसिंथेसिस को जो है वो करेगी। एनर्जी सोर्सेज में यहाँ पर बेसिकली हैं वो है एलोक्थोनस। एनर्जी सोर्सेज एलोक्थोनस है, जिनमें लीफ लिटर शामिल हैं, ट्विग्स टहनियाँ शामिल हैं, ब्रांचेस शामिल हैं, वुड ऑर्गेनिक मैटर शामिल है, बार्क शामिल हैं, और मेन जो स्टेम होता है प्लांट्स का, ट्रीज का, वो शामिल है। तो ये सारी चीज़ें मेन तौर पर डिकम्पोजर्स के तौर पर या इंसेक्ट्स की फूड के तौर पर काम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फीचर्स में यहाँ पर डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो हैं वो श्रेडर्स हैं, कोलेक्टर और श्रेडर्स हैं। जो श्रेडर्स होते हैं इनका काम होता है कि ये लीव्स की ब्रेक डाउन करते हैं, लीव्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और कलेक्टर्स उन्हीं जो टुकड़े हैं उनको हासिल करते हैं। जो यहाँ का फूड वेब होता है ये डेट्राइटस बेस्ड होता है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डेट्राइटस होता है, जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है या ऑर्गेनिक मैटर है जो अपनी बेस से हट चुका है, उसकी डिकम्पोजिशन की जाएगी। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है इसमें रेस्पायरेशन इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन ओवर आर है ये लेस देन 1 है। तो जो सिस्टम है ये हेट्रोट्रॉफिक सिस्टम है, ऑटोट्रॉफिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की प्लांटेशन, वाटर बॉडी के अंदर प्लांटेशन नहीं पाई जाती है। सारे का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है उसकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में या उस पर डिपेंडेंस के जरिए फीड हासिल की जा रही है। सेकेंड पोर्शन इज मिड रीचेस, और ये जो है ये मिड रीचेस हैं। जब हम जो है वो स्ट्रीम से आगे आ जाएंगे
जब समझ लें मेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है रिवराइन सिस्टम, तो यहाँ पर जो होता है इसे हम कहते हैं मिड रीचेस। इसके करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले नंबर पे वाइडर चैनल बनिस्बत हेड वाटर के, जहाँ पर कोई रिवर पैदा हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, इस प्रोडक्शन पॉइंट पर हम देखते हैं कि वो बहुत नैरोर नैरोर पोर्शन और बहुत सारे पोर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिड रीचेस हैं वहाँ पर पोर्शन की जो नंबर ऑफ पोर्शन है वो या नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो वाइडर चैनल्स हैं और बहुत ज़्यादा उनका जो है वो एरिया होता है, उनका जो सर्कमफेरेंस होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत के हेड वाटर। सेकेंड थिंग इज मोर सनलाइट पेनिट्रेशन। टेरेस्ट्रियल जो प्लांटेशन है वो यहाँ पर पाई तो जा सकती है, लेकिन क्योंकि एरिया वाइडर हो चुका है, जब एरिया वाइडर हो जाएगा, रिवर बेसन वाइडर हो जाएगा, तो इस वाइडर रीजन पर चांसेस हैं कि सनलाइट ज़्यादा स्ट्राइक करेगी। मोर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोर फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके रिजल्ट के तौर पर वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वाटर फ्लो जो है यहाँ पर ये मॉडरेट फ्लो है, क्योंकि जो ढलान है उसकी मिकदार भी कम हो चुकी है, माउंटेन से बात वैलीज में या मैदानी प्लेन्स में मैदानी इलाकों में आ चुकी है। जो वाटर फ्लो है वो ज़रा हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, बहुत तेज़ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जिसकी वजह से मॉडरेट फ्लो ऑफ वाटर में जितनी स्पीसीज स्पोर्ट होती हैं वो सारी की सारी स्पीसीज यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ के जो एनर्जी सोर्सेज है वो कई किस्म के जो हैं वो सोर्सेज हैं, जिसमें बेसिकली ऑटोक्थोनस हैं। ऑटोक्थोनस में हमारे पास अल्जी और प्लांट्स जो हैं वो शामिल है। सबमर्ज प्लांट्स होंगे या फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, क्योंकि टर्बिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा टर्बिडिटी आमतौर पर ये जो रूटेड प्लांट्स होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ अल्जी फाइटोप्लैंक्टन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन होंगे और यही बेस लाइन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पर काम करेंगे इन दैट प्लेस। सम अपस्ट्रीम ऑर्गेनिक मैटर जो है ये भी थोड़ा बहुत मौजूद होगा, जो यहाँ तक फ्लोट होके आ रहा होगा या फ्लड होके आ रहा होगा, जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो ऑर्गेनिक मैटर भी बहरहाल इसमें कंज्यूम हो जाएगा। बायोलॉजिकल फीचर्स में जो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रेजर शामिल हैं, जो कि स्क्रैप ऑफ करेंगे अल्जीज को और लीव्स को उन फ्लोटिंग और सबमर्ज प्लांट्स के। सेकंड वंस आर द कलेक्टर्स। अब जो ग्रेजर्स या स्क्रैपर्स बड़ी तेजी के साथ फीड करते हैं, तो इनके जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उन पे फीड वर्क करने वाले ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टर्स कहेंगे। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू मिड टू हेड वाटर्स एंड द लोअर रीचेस। तो ये मिड रीचेस हैं, इनमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन इज मोर देन द रेस्पिरेशन, या इसको दूसरे फाल में हम कहेंगे P/R जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये प्लस में जाएगी, पहली वाली जो है वो माइनस में जाएगी बात, या पॉइंट्स में जवाब आएगा इसका, जबकि इसका जवाब जो है 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0.3, 0.7, 0.8, जबकि इसका जवाब 1 प्लस आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 1 पूरा ही आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी जवाब आ सकता है। तो ये इस तरह जो है वो आंसर आएगा इसका, जबकि ये वाला सिस्टम जो है ये ऑटोट्रोपिक सिस्टम है, यानी कि इसमें सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है और सनलाइट को कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल से हमने इस बात को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है तो समझना इसको इसी तरीके से वो पॉसिबल हो सकेगा। अब यहाँ पर देखें जो वाइट माउंटेन्स हमें नज़र आ रहे हैं, वाइट टॉप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी वाइट टॉप्स जो हैं ये आइस कवर्ड स्नो कवर्ड आइस कैप्स हैं। जो पहाड़ी चोटियाँ हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं विद आइस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आइस मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग के नतीजे में छोटे छोटे सौते या छोटे छोटे जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इन्हीं को हम हेड वाटर या अपर रीचेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्नो मेल्ट की वजह से इरोजन भी पॉसिबल हो पा रही है, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो भी इरोड होकर इसमें शामिल होती चली जा रही हैं। इनके साथ साथ ये काफ़ी सारे जो हैं वो चैनल्स हैं छोटे छोटे, जिनसे आने वाला वाटर मिलकर भी सिंगल वाटर बॉडी बना रहा है। अब यहाँ पर देखें तो जहाँ पर मिड रीचेस हमारे पास या मिडल रीचेस मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये सारे पानी जहाँ पर आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर एक नया रेजरवायर बनेगा। इस रेजरवायर से फिर दोबारा वाटर बॉडी जो है वो जन्म लेगी। अब ये टोटल एरिया से यहाँ से गुजरती चली जाएगी और फाइनली ये पहुँच जाएगी लोअर रीचेस के अंदर, जहाँ पर जो रास्ता है वो तब्दील होता रहेगा। अब यहाँ पर देखें एक रास्ता अपना कई बार जो है वो मेथड या वे तब्दील करता है। ये अगर कभी आपने कोई दरिया देखा हो तो आपने देखा होगा कि दरिया अपना मेन स्ट्रीम रास्ता छोड़ के बहुत हट जाता है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि पाकपतन जो है वो दरिया के किनारे मौजूद था। लाहौर के बारे में मशहूर है कि लाहौर के दरवाजे के साथ रावी गुजरता होता था। फिर मुल्तान शरीफ के बारे में आपने सुना होगा कि मुल्तान जो है वो भी दरिया के किनारे वाक़ था, लेकिन अब ये सारे शहर जो हैं वो दरियाओं से दूर हो चुके हैं। तो शहर तो दूर नहीं हुए हैं, दरिया जो है वो अपना रास्ता तब्दील करता चला जा रहा है दरिया शहर से
या उन इलाकों से जो इनका मेन रास्ता है उससे ये कर्व हो जाता है या हट जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड जो हमारी टाइप है दैट इज लोअर, सबसे निचला हिस्सा होता है ये, जो स्ट्रीम का ऑर्डर होता है दैट इज मोर देन 6। इसके करेक्टरिस्टिक्स में है जी वेरी वाइड एंड डीप, बहुत गहरा हिस्सा होता है, ये सारा पानी यहाँ पर जमा हो रहा होता है। इसके अलावा जो वाटर करंट्स हैं वो बहुत स्लो होती हैं और बहुत धीमा पानी यहाँ से गुजरता है। इस रीजन के अंदर सारी ऑर्गेनिक मैटर और सारी की सारी जो है यूट्रोफिकेशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं या रॉक्स मटेरियल्स हैं, मिट्टी है, वो सारी की सारी वो यहाँ पर जमा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी मडी हो जाता है। एनर्जी सोर्सेज कई किस्म के यहाँ पर होंगे, जिनमें मेनली जो है वो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, ये एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग में हमने पढ़ा था। FPOM जो है ये अपस्ट्रीम से आने वाला ये सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो बाकी जानदार हैं उनके लिए रहना काफ़ी मुश्किल है, तो पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कलेक्टर्स हैं जो फिल्टर फीडर्स करते हैं। अच्छा जी, ये फिल्टर फीडर्स और फ्लूइड फीडर्स को पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स में चलें ये बात ज़िम्नन आ गई है तो इसको एक दफ़ा यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फिल्टर फीडर वो जानदार होते हैं जो जो नियर बाय मौजूद इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो वाटर है या मटेरियल है उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने से उसके अंदर मौजूद सारा ऑर्गेनिक मैटर है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम को फिल्टर आउट करते हैं, स्ट्रेन करते हैं और स्ट्रेन करके उनके ऊपर फीड करते हैं। जबकि इसके जो इसका कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है एक और, वो होती है फ्लूइड फीडर्स। फ्लूइड फीडर वो जानदार होते हैं, ये आमतौर पर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो जिस्म के बाहर मौजूद होते हैं, और ये फ्लूइड और जिस्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। पैरासाइटिक लाइफ होती है और ये दूसरे जानदारों का खून चूसते हैं और उस फ्लूइड पे गुजारा करते हैं। ऐसे जानदारों को हम फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। तो ये फ्लूइड फीडर और फिल्टर फीडर के दरमियान फ़र्क है। Filter feeder organisms filter out their nearby environmental fluid in which they present and extracted or strained the food present in that ecosystem or environment or water or fluid in which they present. Fluid feeders are the parasites that sucks the fluid present in their host by attaching themselves on their walls or their skin. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हमने यहाँ पर कर लिया। प्लैंकटन बेस यहाँ पर फूड चेन्स होती हैं, क्योंकि वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है, यही उनकी प्लैंकटन्स की फूड के तौर पर काम करता है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पर जो है ये रेस्पिरेशन इज मोर देन द प्रोडक्शन, तो यहाँ पर जो P/R रेशियो है दैट इज लेसर देन 1। यहाँ पर जो है ये अगेन हेट्रोट्रॉफिक है, तो क्योंकि फर्स्ट जो था उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा था, सेकंड वाले में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी ज़्यादा थी, थर्ड केसेस के अंदर दोबारा से हमारे पास हेट्रोट्रॉफी का गेन हो चुका है, तो इसका जो है रेशो ये अप या जो हमारा डाउन वाटर्स थे उनके साथ ये हेड वाटर्स थे उनके साथ ये मैच करा, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर देखिए इसको दोबारा से जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। एट द स्टार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीस, द ओरिजिन ऑफ द रिवर, जहाँ पर रिवर स्टार्ट हो रहा है, अगर इस जगह पर देखें तो आपको बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नजर आएंगे, जिसकी वजह से P/R रेशियो जो है ये दैट इज लेस देन 1 है। यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें श्रेडर्स पाए जाते हैं, ग्रेजर्स पाए जाते हैं, इनके प्रीडेटर्स पाए जाते हैं और माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इनके साथ साथ कलेक्टर्स पाए जाते हैं। जब हम लोग सेकंड पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पर P/R जो है ये मोर देन 1 है। यहाँ पर आपको कलेक्टर्स पाए जाएंगे, ग्रेजर्स पाए जाएंगे, श्रेडर्स और प्रीडेटर्स, ये सारे डिटेल से आगे हम करेंगे, और पेरीफाइटन्स भी मौजूद हैं। जबकि लास्ट पोर्शन जो है जो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और जूप्लैंक्टन्स हैं। चैनल विथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, कलेक्टर्स जो हैं यहाँ पर, और इनके अलावा माइक्रोब्स पाए जाएंगे। फंक्शनल फीडिंग ग्रुप्स FFGs यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, अब इसको ज़रा यहाँ पर देखें एक साइकिल को। लाइट है, लाइट जो है ये एपिलिथिक एल्गी के ऊपर आएगी, जहाँ पर ये क्या करेगी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगी। अब इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लाइफ फॉर्म यहाँ पर या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहाँ पर वो सपोर्ट होंगे, जिनमें सबसे ज़रूरी ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट स्क्रैपर्स हैं, जिनमें क्रिल्स वगैरह या प्रॉन्स, स्टीम्स वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा अगर हम सेकंड लाइन देख, इसी के अलावा एपिलिथिक जो एल्गी है इनके ऊपर फीड करने में इनसे जो है वो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा, ये DOM जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करवाएगा।
और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को तब्दील कर देंगे फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर के। या ये डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो है पॉपुलेशन का शिकार हो जाएगा। अब दूसरी चेन अगर देखें तो हम लाइट जो है ये लार्जर प्लांट पे मोसेस या रेड एल्गी पे पढ़ते हैं, तो इनका जो लीटर होता है ये कोर्स पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हाइफोमाइसीट्स फंजाई की फीड के तौर पर काम करता है। इसके अलावा यही फोर्स पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर सीपीओएम जो है ये इन्वर्टिब्रेट शेडर्स की फूड के तौर पर काम करता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने यहाँ पर बयान हुए सारे के सारे फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जिनमें इन्वर्टिब्रेट स्क्रैपर्स भी शामिल है। यही इन्वर्टिब्रेट स्क्रैपर्स जो हैं ये फीड के तौर पर काम करते हैं इन्वर्टिब्रेट प्रेडेटर्स के। इन्हीं इन्वर्टिब्रेट प्रेडेटर्स पे फिर इन्वर्टिब्रेट कलेक्टर्स फीड करेंगे, और यही इन्वर्टिब्रेट कलेक्टर्स फिश की फीड के तौर और इन्वर्टिब्रेट शेडर्स और कलेक्टर्स जो हैं ये फिश फीड के तौर पर यानी वर्टिब्रेट प्रेडेटर्स के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ साथ ये साइकिल जो है ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आरसीसी क्लासिफाइज ऑर्गेनिक बेस्ड ऑन हाउ दे ऑपरेट फूड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है किस तरीके से वो खुराक हासिल करते हैं। यहाँ पर उनको हम जो है वो ऊपर जितनी टर्मिनोलॉजीज हमने यूज किया आप उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले श्रेडर वो होते हैं जो कोर्स ऑर्गेनिक मैटर सीपीओएम पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर नहीं, हाँ जी, सीपीओएम जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी लीव्स वगैरह को इनको हम श्रेडर्स, लीव को खाने वाले ये लीव को उतरने वाले श्रेडर्स होंगे। नेक्स्ट आर कलेक्टर्स, ये फाइन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर फीड करते हैं, उनको हम कलेक्टर्स कहते हैं। जो श्रेडर्स से बच जाने वाला हिस्सा है, ये श्रेडर्स का बचा कुचा खाते हैं, उनको हम कलेक्टर्स कहते हैं। ग्रेजर्स जो हैं ये आमतौर पर सरफेस एल्गी को, एपिलिथिक एल्गी को ये स्क्रैप करेंगे, उतार के खाएंगे। स्क्रैपर्स ग्रेजर्स एक ही होते हैं। नेक्स्ट आर प्रीडेटर्स, इन्हीं ऑर्गेनिज्म पर जो ऊपर मौजूद ऑर्गेनिज्म है इन तमाम पर जो फीड करेंगे इन्हें हम कहेंगे प्रीडेटर्स। अब ये एक टेबल है, एक दो टेबल हमने लगाए हुए, एक ही है मेरा ख्याल से, जिसमें हम इनकी एग्जांपल्स जो है वो भी ऐड करेंगे। फीडिंग ग्रुप है हमारे पास, एफएफजीज ही अभी हम पढ़ रहे हैं। श्रेडर्स या ग्रेजर्स या इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कंज्यूम करते हैं लिविंग प्लांट टिश्यूज को। कुछ जो हैं वो लेपिडोटेरेंस होते हैं जिनको मोथ लार्वी कहते हैं, और कुछ जो है वो ट्राइकोटेरा होते हैं जिनको हम कैडिस फिश फ्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट आर डेट्राइटिवोर्स, इन्वर्टिब्रेट्स जो कलेक्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को या स्क्रैप करते हैं पेरिफाइटन को प्लांट्स के ऊपर से। पेरिफाइटन कहते हैं वो अलजी जो प्लांट्स के ऊपर उग रही होती है, एडवेंटिशियस अलजी। कुछ जो है वो हेमिप्टेरा क्लास से ट्रू बग्स होती हैं, कुछ जो है वो लेपिडोटेरा क्लास से मॉथ लार्वी से, और कुछ जो है वो गैस्ट्रोपोडा यानी स्नेल्स वगैरह में ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट आर फिल्टर फीडर्स, zooplankton on other some insects larvae that filter water to gain detritus from ground plants, जिनमें क्लैडोसियन स्मॉल क्रस्टेशियंस जो हैं वो एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्रीडेटर स्पीसीज हमारे पास कार्निवोरस इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज हैं दैट प्रे ऑन स्मॉलर इन्वर्टिब्रेट्स, जिनमें ओडोनेटा शामिल है, ड्रैगन फिशेज और कुछ हेमिप्टेरा ट्रू बग्स वगैरह भी शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हेड वाटर में जो सबसे बड़े जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाली स्पीसीज हैं वो श्रेडर डोमिनेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास मिड स्ट्रीम में ग्रेजर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और लोअर स्ट्रीम के अंदर कलेक्टर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की या न्यूट्रिएंट स्पाइरलिंग की बात करें तो न्यूट्रिएंट जो है वो डाउन स्ट्रीम मूव करते हैं लोकली रिसाइकल होकर बार बार मटेरियल्स। इनमें कॉम्बिनेशन होती है ट्रांसपोर्ट की, अपटेक की और रिलीज की। मटेरियल वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होगा, अपटेक भी होगा, और दोबारा से वो उसी मटेरियल को उसी वाटर बॉडी को वो वापस दे दिया जाएगा। इसी को हम न्यूट्रिएंट स्पाइरलिंग या लीनियर फ्लो नहीं कहते बल्कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या न्यूट्रिएंट स्पाइरलिंग कहते हैं। 6 हमारे पास फिजिकल ग्रेडियंट है रिवर का। इसको हम जो है जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो है उनमें इजाफा या कमी होती है, उन फैक्टर्स का एक हम टेबल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वेट। जैसे जैसे हम टॉप यानी कि जो हेड वाटर है वहाँ से माउथ तक जाते हैं तो जो वाइडर है स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का जो बेसन है या उसका जो बेड है या उसका जो बॉटम है या उसका जो एरिया है दरमियान वाला, जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे डेप्थ, जैसे जैसे हम हेड वाटर से डाउन माउथ टुवर्ड्स द माउथ जाते हैं तो जो डेप्थ है वाटर की वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ती चली जाती है, और जो कोर्स मटेरियल है जो सॉइल है वो सॉफ्टर होती चली जाती है, फाइन पार्टिकुलर होती जाती है। इसकी वजह से वो पानी में शामिल भी होती जाती है और पानी डेप्थ भी होता जाता है। थर्ड थिंग इज टेम्परेचर। अपसाइड जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो हेड वाटर्स हैं वहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है और सन सोलर रेडिएशन भी डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती है, इस वजह से वहाँ पर जो है वो आमतौर पर टेम्परेचर कम होता है मिड सेक्शन में, और लोअर रीचेस के अंदर क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है और पानी होता काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है और कवर्ड नहीं होता, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पड़ती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आता है।
वेलोसिटी फ्लो जो है यहाँ पर वो आमतौर पर यानी कि जो स्पीड होती है पानी की वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम फ्रॉम हेड वाटर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम चलते हैं। नेक्स्ट इज टर्बिडिटी, जो वाटर क्लैरिटी है वो कम होती चली जाती है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, फाइन पार्टिकल्स का, यूट्रोफिक मटेरियल्स का, मिनरल्स की एडिशन की वजह से पानी जो है वो गदला होता चला जाता है। लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लाइट की जो है यहाँ पर याद रखिएगा वो थोड़ा सा मैटर जो है वो समझने वाला है कि लाइट एट द स्टार्ट वो इंक्रीज हो रही होती है, बट जैसे ही हम लोअर रीचेस तक पहुंचते हैं तो वहां पर टर्बिडिटी ज्यादा होने की वजह से लाइट पेनिट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। दीज ग्रेडियंट्स जो हैं, यही ग्रेडियंट्स बेसिकली बायोलॉजिकल चेंजेस को, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को कंट्रोल करते हैं। आरसीसी की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक इंपॉर्टेंट, ये हॉलिस्टिक मॉडल है रिवराइन इकोसिस्टम का। पूरे का पूरा इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम समझने के लिए ये मॉडल इंतहाई ज़रूरी है। इसे जुड़ सकता है जियोमॉर्फोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के साथ और जीन फ्लो के साथ, एनर्जी फ्लो के साथ। एप्लीकेशन में ये रिवर हेल्थ असेसमेंट को बयान करता है कि रिवर किस पेस से, किस हिसाब से चल रहा है और कब तक चलेगा, मतलब इसकी जो फ्यूचर है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी किस किस्म की उस वाटर बॉडी में पाई जाती है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट पे आने वाले असरात को हम स्टडी कर सकते हैं और उनकी आने वाली चेंजेस को, अल्ट्रेशन को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट्स को भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी नहरें निकालनी हैं, किस तरीके से वाटर को मैनेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लिमिटेशन, आरसीसी इज पावरफुल बट नॉट परफेक्ट, कुछ ना कुछ इसमें भी जो है वो हर्डल्स मौजूद हैं। इन हर्डल्स को कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी एज्यूम्स नेचुरल अनडिस्टर्ब रिवर्स। इसमें ये ख्याल किया जाता है कि जो वाटर बॉडी है वो अनडिस्टर्ब है और ये टोटली नेचुरल है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर रिवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। डज नॉट फुली अप्लाई टू, ऐसे रिवर्स के ऊपर ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकता जिनमें, ऐसे रिवर्स जिनमें डैम होते हैं। अब जो डैम होता है ये एक बड़ी ब्लॉकेज होती है, एक बड़ा जो है वो हर्डल बनाई होती है जो मेन स्ट्रीम वाटर बॉडी को रोक देती है, और द कमर्शियल पर्पजेज इलेक्ट्रो प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, जिसकी हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से जो इकोलॉजी है या जो मेन उनका जो स्कीमा है या मेन उनका जो स्केलेटन है, स्केड्यूल है वाटर के न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का या सेक्शंस का, क्लासिफिकेशन का, वो वैसे नहीं चल पाता। फ्लड प्लेन्स जो हैं वो डोमिनेटेड इकोसिस्टम, ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, सैलाबी सूरत हाल आती हैं, जिन दरियाओं में बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, तो वहाँ पर ये सिस्टम नहीं चल सकता। इसके अलावा इंटरमिटेंट स्ट्रीम्स, यानी कि जो सदाबहार चश्मे होते हैं जहाँ पर हर वक्त पानी जो है बह रहा होता है, तो इन दैट केस यहाँ पर भी ये सिस्टम लागू नहीं होता। लेटरल और वर्टिकल इंटरेक्शंस जो हैं उनको ये इग्नोर करता है। सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल कंटिन्यूटी को समझाने के लिए जो वर्टिकल मिक्सिंग है पानी की, या लेटरल साइड वाइज मिक्सिंग है, या अपसाइड डाउन मिक्सिंग है, उसको ये कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है, इसके बगैर हम किसी भी रिवर की कंप्लीट स्टडी नहीं कर सकते। बहरहाल आरसीसी एज अ बेसिक फाउंडेशनल एलिमेंट, जिसने एटलीस्ट बेसिक जो है वो चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा दूसरे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स वो भी बाद में मार्केट में जो है वो ऐड हुए हैं, जिनमें फ्लड प्लेन, फ्लड पल्स कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। रिवराइन प्रोडक्टिविटी मॉडल है जो कि रिवर की प्रोडक्टिविटी मॉडल, रिवर की प्रोडक्टिविटी को समझाने की एक कोशिश करता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू, फैक्टर्स जिनके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि किस किस्म की प्रोडक्टिविटी या किस किस्म के अगर कितनी वैल्यू होगी तो सिस्टम प्रोडक्टिव होगा या नहीं प्रोडक्टिव होगा। समरी पॉइंट्स अगर हम इनको समराइज करने की कोशिश करें तो रिवर शोज कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल चेंज फ्रॉम सोर्स टू माउथ, जहाँ से ये कोई रिवर पैदा होता है वहाँ से लेकर इसका एंड पॉइंट तक जो रिवर है उसके अंदर कई किस्म के इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की तब्दीलियाँ आती हैं। इकोसिस्टम मीन्स जो बायोलॉजिकल और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की तब्दीली। याद रखिएगा बायोटिक कंपोनेंट्स की तब्दीली हमेशा डिपेंड करती है एबायोटिक कंपोनेंट्स की तब्दीली। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्योंकि डाउनस्ट्रीम आते हुए जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स इनमें मौजूद हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। एनर्जी जो है वो शिफ्ट करती है लीव्स, क्योंकि जो हेड वाटर है वहाँ पर लीव्स या वुड जो है लिटर मटेरियल ज़्यादा होता है। जो मिड रीजन्स होते हैं, मिड रीचेस के अंदर अल्जी या फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं, जबकि लास्ट पोर्शन के अंदर फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले पोर्शन में श्रेडर्स होते हैं क्योंकि लीव्स कॉमन होते हैं। सेकंड पोर्शन में क्योंकि अल्जी और फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर ग्रेजर या स्क्रैपर ज़्यादा होंगे। और लास्ट पोर्शन जो है वहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हैं, तो इन्हीं फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट करने वाले फिल्टर फीडर्स जो हैं वो लास्ट पोर्शन में ज़्यादा होंगे।
मेटाबॉलिज्म पाथवे की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। सेकंड में ऑटोट्रोफिक मटेरियल ज़्यादा है क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है। और थर्ड पोर्शन पे फिर दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो चुका है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो चुका है, तो वो हेट्रोट्रॉफी ज़्यादा हो जाए। लास्ट में हम इसको करेंगे कंक्लूड एक दफ़ा दोबारा से, सारी की सारी इसमें जो है वो हमारी चीज़ें आ जाएंगी। द रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट आरसीसी रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ rivers by showing that they function as integrated dynamic ecosystem rather than isolated segments। तो ये हमारी समझ के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये समझाते हैं कि जो आरसीसी या रिवर कंटिन्यूम कंसेप्ट है, इसके मुताबिक पूरे का पूरा जो दरिया है, दिखने में चाहे आपको पोर्शन में लगे, इसके कंपोनेंट्स आपको तब्दील लगे, लेकिन ये एक सिंगल एंटिटी के तौर पर आता है। हमारी समझ को इन्होंने नई जहत फराहम की। इट हाईलाइट्स हाउ physical features control energy flow, nutrient cycling and biological communities, making it the most important theories in freshwater ecology। तो ये हमें समझाते हैं कि कैसे सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स की तब्दीली की वजह से पूरे का पूरा इकोसिस्टम या पूरी की पूरी जो हमारे पास कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड है या जो इकोसिस्टम मौजूद है वो तब्दील हो जाता है। तो इस लिहाज से ये फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंदर इंतहाई अहम कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपसाइड डाउन इसको हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो लोअर साइड पर आएंगे ये मोसेस और लार्जर प्लांट्स आएंगे, इनके साथ अल्जी आएंगे, ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरियन फंजाई। ये वो पोर्शन होगा जहाँ से एनर्जी बेस लाइन डेवलप हो। उसके बाद ग्रेजर्स, कलेक्टर्स और मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये आमतौर पर इन्हीं जो लोअर साइड पे मौजूद ऑर्गेनिज्म है इन पे फीड करेंगे। इन पे फीड करने के लिए फिर प्रीडेटरी मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होंगे और इन मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर फिर फिश और ग्रे फिशेज जो हैं वो फीड करेंगे। ये था हमारा पूरा लेक्चर रिवर कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट को हमने कोशिश किया कम्प्लीटली बहुत सादा अल्फाज में आपको समझा दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ जिनके लिए ये वीडियो वैल्यू रखती है। इसके अलावा इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट में हम कौन सा टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करें। इसके साथ साथ याद रखिए कि 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अंदर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है 9th 10th केमिस्ट्री, 9th 10th बायोलॉजी और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वो पोर्शन भी आ रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बहुत सारा कंटेंट जो है वो पाइपलाइन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया।